कि मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। वेलकम बैक। अब हमें ज्वाइन किया है मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। जी जज़ाकल्लाहु खैरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा सर, पहले तो थोड़ी सी मैं सियासी अखलाकियात के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा, आपका कमेंट लेना चाहूँगा। हालिया दिनों में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी लीडर भी ये कहते हैं कि जी हमारी जो सियासी जमात है उसका ये तर्ज़ तरीक़ाकार नहीं है या तर्ज़ अमल नहीं है, मुखालफीन का ऐसा है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसी सियासी जमात है जिसने सियासी अखलाकियात का ख्याल रखा और वो आगे नौजवानों में उसको जिसे आप कह सकते हैं मुंतकिल भी किया? मेरी नजर में तो सिर्फ एक ही जमात है जी जो सियासी अखलाकियात का काफी हद तक ख्याल रखती है, वो जमात इस्लामी है, क्योंकि उसके अंदर एक प्योर डेमोक्रेटिक वैल्यूज मौजूद हैं। मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की औलाद कोई उनकी सीट पे आके नहीं बैठी, और साथ ही साथ उनकी जो अमीर की सिलेक्शन का मामला है वो इतनी परफेक्शन के साथ चल रहा है कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बाकी तो तमाम जमातें जो है इस हवाले से काफी कमजोरी का शिकार है। उसमें आप कह सकते हैं कोई जमात ज्यादा है कमजोरी का शिकार, कोई कम है, लेकिन इस हमाम में है सारे नंगे। ठीक। अच्छा सर, हालिया दिनों में हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ बहस वगैरह होती रही है। आपको सोशल मीडिया की ताकत का मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पता होगा। आपने सोशल मीडिया के जरिए जितने लोगों को टच किया, उनके हार्ट्स को टच किया, अपना पैगाम उन तक पहुंचाया है कि एक बहुत बड़ा तबका, जो बड़ा पावरफुल तबका था, आपने बुनियादी तौर पे सोशल मीडिया पे आके उनको चैलेंज किया है। अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपके हवाले से भी तनकीद हो रही है कुछ बातों के ऊपर। तो सोशल मीडिया को आप फोर्स फॉर गुड समझते हैं, या जो इसके हवाले से कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि जनाब ये सिर्फ गलत कामों के लिए यहां पे प्रोपेगेंडा किया जाता है और लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं? देखें, इस्लाम आपको हमेशा सोल्यूशन देता है। अगर किसी शख्स ने बदकारी से बचना है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने निकाह का रास्ता खोल के रखा हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज को कैटेगोरिकली ये डिक्लेयर कर दें कि ये बिल्कुल गलत चीज है। छुरी से आप सब्जी भी काट सकते हैं, मुर्गी भी ज़बह कर सकते हैं और इंसान को भी मार सकते हैं। ये तो यूज करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो इस तरह के तमाम मामलात को रेगुलेट करते हैं, उनको कोई ना कोई सोशल एथिक्स के हवाले से चीजें जो हैं कानून के अंदर, आइन के अंदर, उन्हें फॉलो करवाना चाहिए। ये हकीकत बात है कि इस वक्त सोशल मीडिया एक एटम बम बन चुका हुआ है, और एटम बम के लिए जो अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट होगी तो आप उससे बिजली भी बना सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए, और अगर कंट्रोल नहीं होगी तो जाहिर है वो तो तबाही का शिकार होगा। तो ओवरऑल ये बात हकीकत है कि इसका ज्यादातर यूज इस वक्त नेगेटिव हो रहा है, लेकिन इसके आगे बंद बांधने का ये हरगिज तरीका नहीं है कि आप इसे बैन कर दें, बल्कि इसे रेगुलेट करना चाहिए। और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो सोशल एथिक्स हैं वो हमारे टीचर्स को चाहिए कि वो खुद भी अडॉप्ट करें और अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएं। जी ठीक। अच्छा, उसमें ऑब्वियसली आप जैसे जो लोग हैं सर, उनका भी किरदार है, वो आप लोगों को भी बड़ी तादाद में लोग सुनते हैं, सियासी लीडरों का किरदार है। हालिया दिनों में एक जो सोशल मीडिया पे आप पे ये तनकीद होती रही कि आपने शायद कोई हवाओं का रुख देख के कोई अपना मौक़िफ़ भी बदल लिया है, और उसमें कुछ चीज़ें तो मुझे पता है कि वो माजी की कोई पुरानी वीडियोज़ उठा के और फिर हमने सोशल मीडिया की वो एग्जाम्पल देखी कि वो उसके ऊपर ट्रेंड्स चलना शुरू हो गए। तो आपने वैसे कोई रुख बदला है सर हवाओं के साथ? बिल्कुल कोई रुख नहीं बदला, मेरा रुख वहीं पे है। और मैं इसमें थोड़ा पहले रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर दूं। अल्लाह ताला ने सूरतुल हुजरात में फरमाया कि अगर कोई फासिक खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम अनजाने में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में नदामत के शिकार हो, जो माजरत के साथ इस वक्त पीटीए के चंद जज्बाती लोग हुए। ओवरऑल मैं ये नहीं समझता कि उनकी टॉप लीडरशिप की तरफ से इस तरह की कोई हरकत की गई, बल्कि मुझे कुछ ईमेल्स भी मौसूल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि टॉप लीडरशिप का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक मसला मिस हैंडल तो हुआ। तो इस हवाले से तो मैं यही कहूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही मुस्लिम के अंदर कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे कर दे। तो मेरा तो कभी भी मौकिफ दूसरी साइड वाला रहा ही नहीं है। मेरा मौकिफ ये नहीं है कि मैं जब तक
हुकूमत में हूं तो मैं एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के सेम पेज के नारे लगाता रहूं और बाद में कहूं कि मैं फौज के खिलाफ जिहाद कर रहा हूं, और कोई बाद में जाके कहता है कि वोट को इज्जत दो, और जब तक अंदर होते हैं उस वक्त इस पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से होश संभाला है, और चूंकि मैंने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल की है, मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूं मैकेनिकल, और 19 ग्रेड में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर सर्विसेज दी है अपनी नेस्कॉम के इदारे के अंदर, और रिटायरमेंट ली है। तो मैंने ये सारे के सारे माहौल देखे हुए हैं, तो मैं ये बड़े वसूख के साथ आपको ये कह सकता हूं कि हमारी तरबियत के अंदर बहुत ही कमी मौजूद है। एक्स जो गवर्नमेंट थी पीएम इमरान खान साहब की, उनके दौर के अंदर मुझे मजहबी उमूर की वजारत एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें सर एक चीज जो आपका बयान वो हम सुन रहे थे, उसका क्लिप चल रहा था कि जी जो फलस्तीन का मामला है उस पे भी जो मुसलमान लीडरशिप है उसका रिएक्शन उस तरीके से नहीं आया, और वहां पे आपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का भी जिक्र किया, ऑल्दो कि वो तो जेल से भी इस हवाले से ट्वीट्स वगैरह करते रहे, उनको भी थोड़ा सा इंक्लूड कीजिएगा। और साथ ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि जो रिएक्शन हम देख रहे हैं ओआईसी के लेवल के ऊपर और इस्लामी दुनिया से, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, मीडिया पे हो, या हुकूमतों की जानिब से जो आ रहे हैं रिएक्शन, आप उससे मुतमईन है सर? बिल्कुल मैं मुतमईन नहीं हूं। जहां तक हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स का ताल्लुक है तो सब ने रिस्पॉन्स करने में बड़ी देर की है। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ साहब जब इंग्लैंड से निकले हैं तो उस वक्त उन्होंने एक बयान जड़ा है, उससे पहले उनका कोई बयान नहीं आया था। इमरान खान साहब ने भी 3 हफ्ते के बाद 28 अक्टूबर की उनकी ट्वीट है, वो मैंने देखी है, उसके अंदर उन्होंने वाकई कंडेम किया, लेकिन उनको 21 दिन लग गए। हालांकि इन 21 दिनों के अंदर हर हफ्ते में उनकी बेगम साहिबा भी उनको मिलती थी, वकील भी मिलते थे, कोई लव लेटर नहीं उन्होंने लिखना था फलस्तीन के नाम या कोई इसराइल के नाम हेट लेटर नहीं लिखना था, एक बयान ही जारी करना था। वो इस हवाले से कमजोरी का शिकार तो हुए हैं, लेट आए, लेकिन ये मैं ये नहीं कह सकता कि देर आए और दुरुस्त आए। और ओआईसी का तो मामला वही है जो शाह नूरानी साहब कहा करते थे, ओआईसी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक। अच्छा, इसमें जो मजहबी तबका है सर, सबके ऊपर आप तनकीद करते हैं, पर आपके जो पेटी भाई हैं, हमारा जो मजहबी तबका है, उसके किरदार को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे ज्यादा तो मैं उन्हीं के ऊपर क्रिटिसिज्म करता हूं, इसीलिए देखें मुझ पे 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट भी हो चुकी है, और इस वक्त सोशल मीडिया पे जितने भी मकातबे फिक्र के उलमा हैं वो सिर्फ मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं उन्हें क्रिटिसाइज करता हूं इस हवाले से। तो उनका रोल भी सिर्फ यह है कि उन्होंने अपनी चंदा बुक शेयर करवा दी है, अपना अकाउंट नंबर शेयर करवा दिया है, और यहाँ की भोली भाली अवाम को यह पता ही नहीं है कि गजा तक तो किसी की इमदाद पहुंचना ही नहीं दे रहे। रफा बॉर्डर भी थोड़ी देर के लिए खोला, उसके बाद एक एम्बुलेंस के ऊपर उन्होंने बमबारी की, 15 लोग उसमें शहीद हो गए। खुद मिस्र से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ भिजवा दिया है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन के करीब गजा में लोग हैं, उनके लिए वो भी सारी चीजें काफी हैं जो अरब मुल्कों से जा रही हैं। यहां तो लोग अपनी तोंदें बढ़ाएंगे जी, सीधी सी बात है। इसलिए तो मैंने तो कहा था कि आप कोशिश करें कि एक मेरे नजदीक में जो यानी मेरे नजदीक क्रेडिबिलिटी है किसी जमात की, तो वो अल खिदमत फाउंडेशन जो जमात इस्लामी का विंग है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। बाकी तो भी जो फसली बटेरे सामने आए हैं ना, हमने देखा ये ऐसे मौकों पे सामने नजर आते हैं, और बाद में कुछ अरसे बाद आपको नजर आएगा उन्होंने नई गाड़ी निकलवा ली होगी। ठीक। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली आपने जिक्र किया कि वहां पे इमदाद नहीं पहुंच रही, और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे एक चीज ये आ रही है कि जी मगरबी प्रोडक्ट्स को आप बाइकआउट करें, उनके प्रोडक्ट्स ना खरीदें। तो ये इससे किस हद तक आप समझते हैं कोई असर पड़ेगा? शाह जी, मैं तो इसके साथ इत्तेफाक ही नहीं करता, और मेरी ये जाती राय है, इसको कोई जज्बात के साथ नहीं अकल के साथ देखे तो उसे ये बात समझ आ जाएगी। जहां तक मेरा अपना ताल्लुक है, मैं तो फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स मैंने बचपन से कभी इस्तेमाल नहीं किए। मैं ज्यादा से ज्यादा कहवा पी लेता हूँ या दूध पत्ती, बस ये मेरे 2 मशरूब हैं। लिहाजा मुझे कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं है, लेकिन ये एक रियलिटी है कि इस वक्त वो दुनिया में इतने छाए हुए हैं कि हर प्रोडक्ट को अगर आप डीप डिग करें, इवन मैं अगर अपने कपड़ों को डीप डिग करूं तो शायद ये किसी ऐसी मशीन पे बने हो कि जो इसराइल और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट उसमें मौजूद हो, क्योंकि इस वक्त 1/4 नोबेल प्राइज तो इसराइल को मिले हुए हैं और यहूदियों को इसराइल बनने से पहले। तो मेरे ख्याल प्रोडक्ट्स का बाइकाट करने से हमारे अपने लोगों का रोजगार ज्यादा मुतासर होगा। या तो हमारे उलमा या मजहबी तबका या पॉलिटिकल लीडर्स जो खून गरमा रहे हैं, ये हजारों लोग जो बेरोजगार होंगे, इनकी रोजगार का जिम्मा उठाएं। तो सबसे पहले मैं कैंपेन लॉन्च करूंगा कि ठीक है प्रोडक्ट्स का बाइकाट करें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप इनको बेरोजगार करके मार दें। और दीन का तो छठा फर्ज, ऑलमोस्ट अनडिक्लेयर्ड फर्ज जो है वो रोटी बन चुका है, उनके घरों का खर्चा कौन उठाएगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 4 जगह फरमाया है,
सूरतुल बकर में, सूरतुल बकरा, सूरतुल अनाम, सूरह अन-नहल के अंदर, कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए तो तुम हराम भी खा लो तो इसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। तो ये जिंदगी मौत की कशमकश में अगर कोई इसराइल की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेता है, कोई मेडिकल की कोई चीज इस्तेमाल कर लेता है, तो मेरे ख्याल है इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल सर जो इसराइल के साथ मुसलमान ममालिक के ताल्लुकात हैं, कुछ मुसलमान ममालिक के सफारती ताल्लुकात हैं, कुछ के नहीं हैं, आप क्या समझते हैं अगर ताल्लुकात में बेहतरी आती है या इसराइल को तस्लीम किया जाता है डिफरेंट ममालिक की जानिब से, तो इससे कोई मामले का हल निकलेगा, बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी, या फिर ये नो गो एरिया है? देखें जी, वर्ल्ड वार 2 के बाद हम ओवरऑल सल्तनत उस्मानिया की तो खैर हालत वर्ल्ड वार 1 में ही जो आपके सामने है, वो टर्की एक रह गया था। वर्ल्ड वार 2 के बाद ओवरऑल मुसलमान तो मफ्तू हो चुके हैं, वो फातेह कौमें हैं जी। अगर हम 1948 में जो यूएनओ वाला मामला था, 2 रियासती हल, उसे तस्लीम कर लेते, अगरचे वो भी इंसाफ पे मबनी नहीं था, लेकिन आज की सूरत हाल को देखें तो वो बहुत बेहतर सोल्यूशन था। अगर उसी सोल्यूशन को किसी तरीके से मुसलमान जोर लगा के 1948 वाले सोल्यूशन के ऊपर एग्री कर जाए दोबारा से, तो ये तो बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई इस तरफ मामला जाने वाला है, और हम लोग तो इतने मजबूत भी नहीं कि हम कुछ कर सके। ठीक है। और वैसे आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को ताल्लुकात बनाने चाहिए, तस्लीम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस बुनियाद के ऊपर कि वो फलस्तीन की इलादा रियासत अगर मान ले, इस बुनियाद के ऊपर इसराइल को अगर तस्लीम करना पड़ता है तो बिल्कुल हमें तो मुसलमानों के लिए अमन चाहिए वहां पे। और इसराइल में जो मामला है फिलिस्तीनियों का, वो तो इंडियन कश्मीर से बहुत ज्यादा बुरा है। इंडियन कश्मीर में तो फिर भी कुछ फैसिलिटीज मुसलमानों के पास है, फिलिस्तीन वाले लोग तो बेचारे मरते क्या ना करते। हमास के पास और कोई चारा नहीं था पूरी दुनिया को जगाने का, जो कुछ उन्होंने किया। तो वो जो कुछ उन्होंने किया है, उसके बाद मेरे ख्याल है मुसलमानों को अब जागना चाहिए इस हवाले से, और कोई सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, और इसराइल के साथ नेगोशिएट करें, सऊदी अरब फ्रंट से लीड करे, पाकिस्तान करे, ईरान करे। अगर वो अलहदा से कोई रियासत देते हैं तो फिर तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक। अच्छा, ऑब्वियसली आप जिस तरह आपने पहले भी फरमाया कि आप अपने साथियों के ऊपर भी क्रिटिसिज्म करते हैं, जिसका बैकलैश भी आता है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और हालिया दिनों में ये तासर मिला कि जैसे आपने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की और उस पर भी सोशल मीडिया पे बैकलैश आया, तो इस दफा आपको ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा? मतलब कि आपको अंदाजा नहीं था कि इस हद तक जो है आगे से बैकलैश आएगा, या माजी में भी इसी लेवल का बैकलैश आता है? देखिए, ये वाला जो बैकलैश है ना, ये मुझे हजम हो जाता है। उसकी वजह है कि पॉलिटिकल जमातें किसी की लाइफ को वनरेबल तो नहीं करती ना, तो इन्हें मजहब का इल्जाम नहीं लगाती। ज्यादा से ज्यादा कोई गाली गलौज कर लेंगी, ये तो छोटी चीज है। हमें जो ज्यादा चीज तकलीफ देती है ना, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो पीटीए तो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। रहा ये मामला, तो वो ऑलमोस्ट आप देखें एक एक करके सब ने माफी मांग ली है। सदीक जान ने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। इसके अलावा मैंने इनके सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, बड़े बड़े, सोहराब साहब जो सियासत.pk पे, उनका मेरा इंटरव्यू सुन ले, उन्होंने भी माजरत कर ली है कि हमने ये पुरानी वीडियोस जो काट छाट के चढ़ाई की। अब ये मुझे नहीं पता, ऐन मुमकिन है कि वो कुव्वतें जो हमारे स्टूडेंट्स को पीटीए के मुकाबले पे यूज करना चाहती हैं, हाँ वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल, उन्होंने ये सारी शरारत की हो। लेकिन अल्टीमेटली तो झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। तो मैंने सबको फेस किया, एक एक को मैंने जाके अलग अलग इंटरव्यू दिया है। उर्दू पे पॉइंट वालों को अलग से इंटरव्यू दिया है, दानिश हुसैन को, अली हमजा को अलग से दिया है, सोहराब भाई को अलग से दिया है, सबील काजमी को अलग से दिया है। आप जरा वो इंटरव्यू देखें। अच्छा, ऑब्वियसली सर, वैसे तो देखें आप मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, लेकिन मुल्की सियासत के ऊपर भी आपकी नज़र है, और उसकी बुनियाद ये है कि जो आपका मीडियम है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए अवामी एक जिसे समाजी राब्तों की जो वेबसाइट है उसके ज़रिए आपने अवाम तक एक तरह से आप पहुँचे। तो अब आपकी अवाम से इंटरेक्शन भी होती है, आप चीज़ों को देखते भी हैं, और आपका अपना नुक्ता नज़र क्या है कि इस वक्त सर, इस वक्त वही मैं पूछने लगा था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम तरह बुराइयों के बावजूद, अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, तो कौन सी ऐसी लीडरशिप है या कौन सी ऐसी शख्सियत है जो दूसरों से आपको थोड़ी बेहतर नजर आती है सियासत में? देखें, इस वक्त जो प्रैक्टिकली वोट को इज्जत दो का जो बयानी है, जो मेरा शुरू से था, मैं आपको शायद बिल्कुल क्लियर कर दूं, 2013 के इलेक्शन में ना सिर्फ मैंने इमरान खान साहब को वोट डाला, बल्कि हजारों लोगों से डलवाया। लेकिन जब 2014 के अंदर वो कंटेनर पे चढ़ गए, तो मैंने कहा ये भी एस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ गए, तो फिर मेरी उनसे कुट्टी हो गई पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसके 4 साल बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने और उनपे तौहीन मजहब का इल्जाम लगा,
तौहीन मजहब का इल्जाम किसी काफिर पे भी लगे, मैं उसके दिफा में भी सामने आ जाता हूं। तो उस दिफा की वजह से लोगों ने समझा कि शायद मैं कोई उनका एक पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उससे सपोर्ट कर रहा हूं, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं बिल्कुल उन्हें बार बार समझा रहा था कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं अल्टीमेटली ये आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे, और वही हुआ। अब इस वक्त आज की डेट में जाहिर है कि मैं इमरान खान साहब के बयानिए को दुरुस्त समझता हूं, वोट को इज्जत दो। सिर्फ एक 9 मई वाला जो मसला है वो एक एग्जेजरेशन वाला मामला हो गया, उस पर उन्हें बार बार जो है माजरत करनी चाहिए, ख्वाह वो उनके लोगों की तरफ से हुआ या किसी ने उनके लोगों को यूज किया, क्योंकि पहली दफा तो उनसे स्टेटमेंट निकल गई ना कि जब मुझे पकड़ेंगे तो ये तो होगा। वो पहली स्टेटमेंट ने ना सारा रुख बदल दिया, उसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा उन पे ठंडा नहीं हो रहा। मैं 2024 के अंदर सिर्फ उसी को वोट डालूंगा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके चलेगा। ठीक है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। यहाँ और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।